वेलकम फ्रेंड्स, राजनीति शास्त्र की क्लास में आपका स्वागत है। बीए फर्स्ट ईयर में हमें राजनीति विज्ञान में दो पेपर का अध्ययन करना है। पहला पेपर है हमारा राजनीतिक चिंतन, इसका भी नाम हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, और सेकंड पेपर है हमारा तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। पहला पेपर राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक का अर्थ आप फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं तो आप कुछ समझते होंगे। जो राजनीति से संबंधित है वह राजनीतिक है। और चिंतन, तो हम चिंतन को समझते हैं कि चिंतन क्या है। तो किसी भी विषय पर जब आप मन में बात करते हैं या विचार करते हैं तो वह हमारा चिंतन ही होता है। विचार करना या चिंतन अर्थात आप उस विषय के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं। और अभिव्यक्ति है कि जब आप उस विचार को व्यक्त करते हैं दूसरों के सामने, और विचार व्यक्त करते हैं या लिखते हैं तो आप उस विचार को दूसरों के सामने लाते हैं। और आप चिंता को तो समझते ही होंगे। चिंता शब्द, चिंता भी हमारा एक प्रकार से चिंतन ही है, लेकिन वह हमारा इस प्रकार का चिंतन होता है जो किसी समाधान की दिशा में नहीं होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है अगर आप उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और चिंतन हम उसको एक सार्थक शब्द है कि किसी विषय पर आप समाधान की दिशा में जब व्यवस्थित विचार कर रहे हैं तो वह हमारा चिंतन है। अब वैज्ञानिक चिंतन क्या है, तो आपने वो न्यूटन का प्रसिद्ध उदाहरण सुना होगा कि जिसमें सेब पेड़ से गिरा तो न्यूटन के उसमें प्रश्न आया कि यह नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। और फिर उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों को सामने रखा कि किस तरह से हमारे यहाँ गुरुत्वाकर्षण हमारे आसपास काम करता है ब्रह्मांड में। हमारा चिंतन न्यूटन से कुछ अलग हो सकता है कि सेब नीचे गिरा है तो सेब खाने को किसको मिलेगा, उसको हम प्राप्त कैसे करेंगे। या फिर दूसरा, हम इस तरह के जिज्ञासा वाले प्रश्नों में हमारे पास आंसर होता है कि भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो कई बार आस्तिकता का जो हमारा ईश्वर का दृष्टिकोण है वह वैज्ञानिक समाधान की ओर जाने से हमें रोक देता है कि प्रश्नों के संबंध में, कि हम प्रश्नों का उत्तर जानने के स्थान पर हम कह देते हैं कि सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। तो इसका शिक्षा के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में हमें कई बार नुकसान हो जाता है। राजनीतिक चिंतन, जब हम चिंतन की दिशा राजनीतिक प्रश्नों की ओर मोड़ते हैं अर्थात राजनीतिक प्रश्नों पर जब हम विचार करते हैं तो वह राजनीतिक चिंतन हो जाता है। जैसे सरकार क्या है, कैसा होना चाहिए, कैसा काम कर रही है, वह सब हमारा राजनीतिक चिंतन में आता है। और राजनीतिक चिंतन, इसको हम पूर्वी राजनीतिक चिंतन, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन, इस तरह से हम इसका विभाजन करते हैं। लेकिन दिशाएं सापेक्ष होती हैं। आप पृथ्वी से बाहर जाएंगे तो पूर्व में या पश्चिम में इनका कोई वास्तविक अर्थ नहीं रह जाता है, लेकिन हम इसको समझने के लिए उपयोग करते हैं कि यह पाश्चात्य अर्थात यूरोपीय चिंतन है या पश्चिमी चिंतन है या भारतीय चिंतन, जापान, चीन, इनका चिंतन पूर्वी देश हैं, इस तरह से। और जो यह चिंतन कर रहे हैं व्यक्ति, उनको हम राजनीतिक विचारक कहते हैं। तो इस पेपर में जो हमारा पहला पेपर है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन या राजनीतिक चिंतन, इसमें हम अनेक राजनीतिक विचारकों का अध्ययन करेंगे जिसमें कुछ पश्चिमी हैं और कुछ हमारे भारतीय राजनीतिक विचारक हैं। इसको हम सिलेबस में पढ़ेंगे। और सेकंड पेपर है हमारा तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। तुलना, शासन और राजनीति, इन तीन शब्दों से मिलकर बना है शासन और राजनीति। अब भारतीय शासन एवं राजनीति आप फर्स्ट ईयर में आपने पेपर पढ़ा है। तो राजनीति है सत्ता को प्राप्त करने की प्रक्रिया और शासन है सत्ता का जनहित के लिए उपयोग करने की प्रक्रिया। तो यह इसमें राजनीतिक तुलनात्मक शासन और राजनीति में जो हमें पढ़ना है कि हमें शासन और राजनीति की ना तुलनात्मक अध्ययन करना है। और तुलना को तो आप समझते ही हैं, कंपैरिजन करना। आप इसमें स्क्रीन में कुछ ऑब्जेक्ट देख रहे होंगे कि हम तुलना के कई प्रकार के आधारों का उपयोग करते हैं। जैसे पहला जो ऑब्जेक्ट है, हमारे दोनों का आकार बराबर है लेकिन उसमें ए और बी लिखा हुआ है, ए और स्मॉल ए, अर्थात उसमें नाम में अंतर है। दूसरे में उसमें अक्षर में अंतर है। तीसरे में उसमें आकार में अंतर है। चौथे में भी आकार में अंतर है। तो तुलना के हम आधार कई प्रकार के उपयोग कर सकते हैं और उस हिसाब से हम तुलना करते हैं। हमारे अपने आसपास भी हम तुलना का सामना करते हैं। जब हम अपने से कमज़ोर से अपनी तुलना हमारी की जाती है तो हमें पसंद आता है, और जब हमसे बेहतर से हमारी तुलना होती है तो वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता है। शासन व्यवस्था के मामले में भी इसी तरह की स्थिति होती है, क्योंकि विश्व में बहुत से देश हैं, 200 से ज़्यादा देश हैं, और विश्व राजनीति में कुछ देश बहुत महत्वपूर्ण हैं, कुछ कम महत्वपूर्ण हैं, कुछ का कोई राजनीतिक महत्व उतना नहीं है।
तो इन देशों में अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं। कई जगहों पे लोकतंत्र है, कई जगहों पे अलग अलग प्रकार का, जैसे चीन में एक पार्टी का शासन है, पाकिस्तान में मिला जुला शासन रहा है। तो कई प्रकार के शासन व्यवस्थाएं हमें मिलती हैं। तो इसमें जनता के अलग अलग प्रकार के अनुभव रहते हैं। हमें कई बार ऐसे लग सकता है कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है या हमें बहुत सी शिकायतें लगती हैं, लेकिन जब अपने ही देश की शासन व्यवस्था को हम अफ्रीकी देशों से या लैटिन अमेरिका में कई बार कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारी शासन व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। लेकिन जब हम विकसित देशों से तुलना करते हैं तो फिर हमें हमारे शासन व्यवस्था की कमियां दिखती हैं। तो तुलनात्मक शासन और राजनीति का उद्देश्य है कि हम यह जानें कि विश्व में अन्य महत्वपूर्ण शासन व्यवस्थाएं कौन सी हैं और उससे हम क्या लाभ ले सकते हैं, क्या हम सीख सकते हैं, और इसी को हम इस पेपर में अध्ययन करेंगे। हमें इस पेपर में 4 देशों की शासन व्यवस्था का अध्ययन करना है। ब्रिटेन, हम इसको इंग्लैंड भी बोलते हैं आम भाषा में, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और चीन, इन 4 देशों की शासन व्यवस्था का हमें अध्ययन करना है। ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, जो भारत में हमारी शासन व्यवस्था है, यह मूलतः ब्रिटेन की मॉडल पर ही हमारी आधारित है और हम इस पेपर में इसकी राज्य व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, इसके संविधान व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। और संयुक्त राज्य अमेरिका, जो दूसरा देश जिसका हमें शासन व्यवस्था का अध्ययन करना है, वह विश्व का पहला लिखित संविधान है और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का उदाहरण है। इसका हम अध्ययन करेंगे। स्विट्जरलैंड का हम अध्ययन करेंगे कि स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन में अभी भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यह हमारे लिए जानना बहुत अच्छा रहेगा कि कैसे काम करता है, सामंजस्य की भावना कितनी ज़्यादा है वहाँ के नागरिकों में। और चीन, यह विश्व की सफल साम्यवादी शासन व्यवस्था है। मार्क्सवाद, समाजवाद, यह हम पढ़ते आए हैं। तो इसी के सिद्धांतों के आधार पर चीन में जो शासन व्यवस्था चल रही है 1949 की क्रांति के बाद से, हम उसका इसमें अध्ययन करेंगे, किस प्रकार की उनकी शासन व्यवस्था है। और अब क्योंकि हम देशों की बात करेंगे, तो अगर हम मानचित्रों को अगर समझ लेते हैं हल्का सा, तो हमारे लिए इन देशों पर बात करने में बहुत सुविधा रहेगी। ये हम महाद्वीपों की स्थिति देख रहे हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यह महाद्वीप। और इसी में उत्तर अमेरिका में अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को आप देख रहे हैं, मार्क किया है। और ये हमारे 6 महाद्वीप हैं और इसमें अंटार्कटिका नहीं दिख रहा है। इसमें अब अगर हम देशों की स्थिति को देखें तो इसमें आप ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और चीन, इन 4 देशों की भौगोलिक स्थिति को देख सकते हैं। अल्फ़ाबेट से उसको मार्क किया है ABCD क्रम में। तो आप इसको देख सकते हैं कि ब्रिटेन कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ है, स्विट्जरलैंड कहाँ है और चीन कहाँ पे है। इसमें अब हम महाद्वीप के स्तर पे अगर हम देखें तो ब्रिटेन जो है, यूनाइटेड किंगडम, वह यूरोपीय महाद्वीप के अंतर्गत आता है और उसकी आप देख रहे हैं कि द्वीपीय स्थिति है। यह संयुक्त राज्य, इसका यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन का यह राजनीतिक मानचित्र है। और जब हम यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन बोलते हैं तो इसमें हम तो नॉर्मली इंग्लैंड बोल देते हैं, लेकिन इसमें इंग्लैंड के अतिरिक्त स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड, यह 3 और प्रांत इसमें शामिल होते हैं। और यूनाइटेड किंगडम का अर्थ है कि इन चारों से मिलकर यह बना हुआ है। अब हम उत्तर अमेरिका में देखते हैं तो उत्तर अमेरिका में जो प्रमुख देश हैं वह कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको हैं। इसके अलावा कई छोटे देश हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग आप अलास्का को देख रहे हैं उत्तर में, वह भी संयुक्त राज्य अमेरिका का ही हिस्सा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का राजनीतिक मानचित्र है। इसमें 50 राज्य हैं और प्रत्येक सीनेट से 2 सदस्य आते हैं सीनेट के लिए, तो कुल 100 सदस्य इनके सीनेट में रहते हैं। तो यह, और अलास्का को आप नीचे देख रहे हैं, यह मुख्य भूमि से अलग है। यह इनका संयुक्त राज्य अमेरिका का राजनीतिक मानचित्र है। और आप इस साइट पे जाएंगे geology.com पे, तो इस पर आपको बहुत सारे अच्छे मानचित्र मिलेंगे, तो आप उनको देखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद जिस देश का हमें अध्ययन करना है, स्विट्जरलैंड, वह यूरोप का ही देश है। आप इसको भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो यह एक छोटा देश है, लेकिन अर्थव्यवस्था की दृष्टि से और लोकतंत्र की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण देश है। इसका हम अध्ययन करेंगे। यह स्विट्जरलैंड का आप राजनीतिक मानचित्र देख सकते हैं और इसकी सीमाओं पर फ्रांस, जर्मनी और इटली और ऑस्ट्रेलिया स्थित हैं। इसका हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम एशिया में
चीन की राजनीतिक व्यवस्था का, शासन व्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो आप भौगोलिक स्थिति से इसको देख पा रहे हैं। भारत का पड़ोसी देश है और विश्व राजनीति में अमेरिका के बाद यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देश है। तो इसका हम अध्ययन करेंगे। यह चीन का राजनीतिक मानचित्र है और इसमें आप चीन के अलावा उसके पड़ोसी देशों को भी कुछ को देख पा रहे हैं। इसमें मंगोलिया, भारत, रसिया, कजाकिस्तान और नीचे म्यांमार और भी कई देश हैं। आप अगर राजनीतिक घटनाओं को कवर करेंगे या देखेंगे तो आप उसमें पूर्वी चीन सागर का नाम आएगा, ताइवान का नाम आएगा, जापान का। तो राजनीतिक मानचित्र का आप जितना अच्छे से अध्ययन करेंगे, आपके लिए राजनीति को समझना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना, भौगोलिक स्थितियों को समझना आपके लिए आसान रहेगा। तो आप इस साइट पे जाके बहुत से मानचित्र को देख सकते हैं। और भी कई साइट हैं। भारत सरकार का भी भुवन पे आपको मानचित्र मिल जाएगा। गूगल अर्थ को आप देख सकते हैं। तो आप मानचित्र को अध्ययन अवश्य करिए।